Yes, and if that gets converted into votes, Huge. Congress will be unstoppable. So let's ask our friend Mr. Hanuman Pawar साहब. Hanuman Pawar साहब कांग्रेस के इस वक्त हमारे साथ हैं. बड़े दिनों के बाद आए हमारे पास. हनुमान पवार साहब नमस्कार. नमस्कार, राम राम। नमस्कार, नमस्कार. आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं. आपको भी, आप सभी को। तो मतलब ऐसा लगता है कि आपने जो ओबीसी को लेकर के जो अभी कैंपेन चल रही है कांग्रेस की और इंडिया अलायंस की, लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को भी कुछ करना पड़ा ओबीसी को लेकर के, लग ऐसा रहा है. तो क्या अब जो वो ओबीसी के बारे में सर्वे कैरी करने की बात कर रहे हैं, सर्वेक्षण होगा, ये होगा, वो होगा, क्या उससे कोई अब फर्क पड़ेगा लोगों के ऊपर? हनुमान पवार साहब. नोटबंदी जब की थी जी, तभी भी राहुल जी जो बात करते थे वही बात आगे जाके सही निकली। जीएसटी पे राहुल जी जो बात करते थे वही बात आगे जाके सही निकली। जब 3 काले कानून लाए थे, कृषि कानून लाए थे, उसके बारे में भी राहुल जी ने जो कहा था वही भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी साहब को, अमित शाह को करना पड़ा। अब ओबीसी जाति की जनगणना के बारे में जो राहुल जी कह रहे थे, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी कह रही थी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कह रहे थे, पिछले 6 महीने से हम ये बात कर रहे थे। कांग्रेस वर्किंग कमेटी का ये तय हुआ था कि हम जहां सत्ता में आएंगे वहां हम ओबीसी जातिगत जनगणना करेंगे। हम सेंटर में आएंगे तभी भी हम ओबीसी की किसकी कितनी संख्या है ये पता चलना चाहिए। इस देश की आर्थिक नीतियां हो, इस देश के सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की योजनाएं हो, ये सबके बारे में, इकोनॉमिक पॉलिसी हो, एजुकेशन पॉलिसी हो, एम्पावरमेंट की बात हम करते हैं वो हो, किसानों के बारे में हो, स्टूडेंट के बारे में हो, तो जाति की जनगणना करनी चाहिए, ये हमने कहा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने संसद में कहा था कि हम जातिगत जनगणना नहीं करेंगे, ओबीसी जनगणना नहीं करेंगे। लेकिन राहुल जी का जो ये मुद्दा था, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का जो मुद्दा था, जो नीचे हम जैसे कार्यकर्ता छोटे छोटे लेके जा रहे थे, तो लोगों को ये चाहिए था कि ओबीसी जातिगत जनगणना होनी चाहिए। ये मुद्दे ने पूरे देश भर में जो एक जनमानस है उसके ऊपर पकड़ जमा ली थी। ये भारतीय जनता पार्टी को अब पता चला और अमित शाह साहब अब कल भाषण में बोले कि ओबीसी जातिगत जनगणना को हमारा विरोध ही नहीं था। भाई संसद में उनके जो स्टेट मिनिस्टर है, होम स्टेट मिनिस्टर है, उन्होंने दिया था, नित्यानंद साहब नाम है उनका, अभी भी संसद के रिकॉर्ड पे है वो बात कि ओबीसी जनगणना को उन्होंने विरोध किया था। लेकिन अब होम मिनिस्टर साहब खुद कह रहे थे कि हमने कभी विरोध किया ही नहीं था। तो कांग्रेस जो मुद्दा उठाती है वो मुद्दे पे कैसे रिएक्ट होना, ये बीजेपी के आला कमान को भी अब समझ में नहीं आ रहा। इसलिए स्टेज पे खड़े रह के इस देश के गृह मंत्री अमित शाह साहब अब झूठ बोल रहे हैं। जी, ये आपसे पवार साहब ये पूछना चाहिए था। प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी जी का कहना है कि प्राइम मिनिस्टर कभी बोलते हैं कि सबसे बड़ा संख्या गरीब का है, बिकॉज जब राहुल गांधी जी बोल रहे ओबीसी SC ST सब मिला के 84% है, उनको एम्पावर कीजिए, तभी मोदी साहब ये कहते हैं कि सबसे बड़ा संख्या गरीबों का है। और 2 दिन पहले मोदी साहब खुद बोल रहे हैं कि मैं ओबीसी हूं, मैं, बीजेपी ने मुझे प्रधानमंत्री बना दिया, हमारा बीजेपी सोशल एम्पावरमेंट सबसे ज्यादा बीजेपी कर रहा है ओबीसी समाज के लिए। गिना दिया मोदी साहब ने, 27 मिनिस्टर ओबीसी, 85 MPs ओबीसी, 365 MLAs ओबीसी, 65 MLCs ओबीसी। तो राहुल गांधी जी का कहना है कि मैं जब बोलता हूं जातीय जनगणना करो, ओबीसी SC ST सबको एम्पावर कीजिए, सबको पावर दीजिए, सबको एक स्थान दीजिए, तो आप कहते हैं कि गरीब का मैं नेता हूं, गरीब के लिए करूंगा, गरीब। तो ये डिसहार्मनी क्यों है बातों में? राहुल गांधी जी ने आज मोदी जी से प्रश्न किया, कभी आप गरीब के बातें करते हो और कभी मैं बात करता हूं तो आप बोलते हो ओबीसी मैं हूं। तो हाउ डू यू सी दैट हनुमान पवार साहब, जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि मोदी साहब डबल बातें कर रहे हैं? मोदी साहब संसद में एक बोलते हैं, उनकी पार्टी का जो धोरण है वो अलग है, और जिस संगठन को मानते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को, उनके लोग कुछ अलग कहते हैं, और उनकी पार्टी जो महाराष्ट्र में है वो लोग कुछ अलग कहते हैं।
कि भाई आरएसएस हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, बीजेपी की महाराष्ट्र की इकाइयां हो, या खुद नरेंद्र मोदी, अमित शाह साहब हो, ये सब लोगों ने इकट्ठा बैठ के पहले ये तय करना चाहिए कि ओबीसी के मुद्दे पे हमें कहां क्या बोलना है। उधर मोदी साहब कहते हैं कि मैं ओबीसी हूं, उधर अमित शाह साहब कहते हैं कि पहले कहते हैं संसद में कि ओबीसी आरक्षण, ओबीसी जनगणना नहीं करेंगे, बाद में अब कहते हैं कि हमने कभी विरोध किया ही नहीं। इधर महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस साहब और वहां के जो हमारे चंद्रशेखर बावनकुळे उनके प्रेसिडेंट है, वो ओबीसी की यात्रा निकालते हैं। ओबीसी की यात्रा जब वो निकालते हैं तो खुद बीजेपी के कार्यकर्ता भी उनको पूछ रहे हैं कि हमारी जो सेंसस होनी चाहिए वो जातिगत सेंसस होने के लिए हमारा विरोध क्यों है। तो इसके बारे में बीजेपी खुद बौखला गई है। बीजेपी को ओबीसी का मुद्दा, ओबीसी में गरीब लोग हैं, गरीब लोगों के आरक्षण का मुद्दा कैसे टैकल करना है, ना मोदी साहब का कुछ तय है, ना महाराष्ट्र बीजेपी का तय है। आरएसएस वाले तो कहते हैं कि हमारे जाति विरहित समाज हमें निर्माण करना है। इसका मतलब क्या है भाई? आप कहते हो जाति विरहित समाज निर्माण करने का है और आपका प्राइम मिनिस्टर कहता है कि मैं खुद ओबीसी हूं। तो आरएसएस, सेंट्रल गवर्नमेंट, बीजेपी का नेशनल लीडरशिप और बीजेपी का महाराष्ट्र का लीडरशिप ओबीसी के मुद्दे पे ये सब बौखला गए हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहा जाए, क्या करा जाए। जी, वो और दूसरी बात क्या है कि नीतीश कुमार जी के, सॉरी प्रदीप जी, नीतीश कुमार जी के ओबीसी सर्वे, यानी कास्ट बेस्ड सर्वे, ओबीसी सर्वे नहीं है, बिहार का जो कास्ट बेस्ड सर्वे था उसको लेकर के जो आलोचना हुई भारतीय जनता पार्टी द्वारा, अब ताज्जुब की बात यह है कि ये जब कास्ट बेस्ड सर्वे अनाउंस किया गया था तब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे भारतीय जनता पार्टी की मदद से, बीजेपी वॉज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, तब तो उन्होंने ऑब्जेक्ट नहीं किया। हनुमंत पवार साहब, ये दोगलापन तो हमने कश्मीर में भी देखा है, ये दोगलापन आप बता रहे हो बिहार में भी देखा है, ये दोगलापन ये हम महाराष्ट्र में भी हम देख चुके हैं। जिस शिवसेना को ये 30 साल कांधे पे बिठा के लेके घूम रहे थे, उनको अब ये देशद्रोही लोग बोल रहे हैं। तो नीतीश कुमार साहब को कैसे ये बख्श देंगे? जिनके साथ इन्होंने सरकार बनाई थी मुफ्ती मोहम्मद सईद, उनको अब ये बताते हैं कि ये देशद्रोही लोग हैं। तो शिवसेना हो, नीतीश कुमार साहब का जनता दल हो, या मुफ्ती साहब की पार्टी हो, जो इनके साथ में आते हैं वो इनको दुश्मन लगते हैं। तो नीतीश कुमार साहब को ये बख्शने वाले नहीं है। इनके साथ जो था उसके बारे में बुराइयां करना, यही काम प्राइम मिनिस्टर से लेके महाराष्ट्र बीजेपी तक अब चालू है। दूसरा कुछ भी इनके पास कहने के लिए नहीं बचा। हनुमंत पवार साहब, मोदी साहब ने आजकल में अनाउंस कर दिया कि वोकल फॉर लोकल, और दिवाली के सब प्रोडक्ट्स आप लोकल, हमारे विश्वकर्मा बंधु, पोल्ट्री, उनको आप और फोटो निकाल के नमो ऐप में भेजिए। और ये भी साथ में कहा कि क्या कांग्रेस का कोई लीडर ने कभी आपको ये एडवाइस दिया कि आपको लोकल ही प्रोडक्ट्स खरीदना है? बोले ये है हम लोग में फर्क। और आगे जाके कांग्रेस के 60 साल को मोदी साहब बोलते हैं कि लापता मॉडल, लापता मॉडल। मोदी साहब कहते हैं कि कांग्रेस का 60 साल लापता मॉडल है। बोले बिजली लापता, सड़क लापता, पानी लापता, रोजगार लापता, घर लापता, यानी किसान के हर चीज, कल्याण के हर चीज लापता। तो इससे क्या कांग्रेस सहमत हो नहीं सकता? इसको आप कैसे व्यू करते हो मोदी साहब कंपैरिजन? मोदी साहब ने, कांग्रेस ने 70 साल में क्या नहीं किया, ये चिल्ला चिल्ला के बता बता के 2014 को सत्ता में आ गए। अब 2014 से 2024 आ गया, 10 साल मोदी साहब सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठे हैं। भाई मोदी जी अभी तो अपने भाषण की स्क्रिप्ट बदली है। जो कोई भी आपका भाषण लिख के देता है उसको अब तो पता चलना चाहिए कि भाई 10 साल में हमने क्या किया है। वो बताने के बजाय 70 साल में कांग्रेस ने क्या नहीं किया, इसके सिवा इनके पास कुछ भी स्क्रिप्ट नहीं है। जब भी चुनाव लगते हैं, जहां भी भाषण करने का मौका मोदी साहब को मिलता है, तो वही कैसेट हम 2011 में भी सुनते थे, 12, 13, 14 में भी सुनते थे। और हमारा नसीब इतना फूट गया कि 10 साल सत्ता में बैठने के बाद भी मोदी साहब वही रट्टा लगा रहे हैं। मोदी जी 10 साल में क्या किया, ये बताने का कष्ट अभी तो हमारे सामने कीजिए। आप बताइए कि आप पेट्रोल के भाव कम करने वाले थे,
आप बताइए कि आप गैस के भाव कम करने वाले थे। आपने बताया था कि हमें सत्ता आएगी तो हम हर एक साल में 2 करोड़ नई नौकरियां हम निर्माण करेंगे। भाई मोदी जी, कांग्रेस का जो होगा वो देश के लोग और कांग्रेस देख लेगी। आपने 10 साल में कहां कुछ दिया लगाया, कहां आपने काम किया? महिलाओं पे अत्याचार बढ़े हैं, करप्शन और बढ़ा है। बीजेपी के सेंट्रल मिनिस्ट्री तक करप्शन के आंकड़े अब हमारे सामने आ रहे हैं। पुलिस का गैर इस्तेमाल किया जा रहा है। ईडी सीबीआई को तहस नहस करके आपने रख दिया है, मानो वो बीजेपी के कार्यालय के बाहर पट्टे से बांधा हुआ कुत्ता हो। ऐसा ईडी का अब यहाँ मजाक हमारे लोग उड़ा रहे हैं। तो भाई मोदी साहब, 10 साल में क्या किया आपने, आपकी सरकार ने? कहा हम तो यहाँ गांव में हम अब गाना गाते हैं, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। हनुमंत पवार साहब, आगे जाके राहुल गांधी, प्रियंका गांधी कह रहे हैं कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन वो मनमोहन सिंह जी के वक्त पर, प्राइम मिनिस्टर के वक्त पर, दौर पर ये बहुत सीरियसली लिया था कि हर घर रूरल एरिया में, गांव में, हर घर में लाइट होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए। उनका नाम था राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण, और टोटल फोकस कांग्रेस गवर्नमेंट अंडर मनमोहन सिंह उसी चीज पर था। बोले कि आप गरीब के साथ कभी नहीं थे। अभी प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, खड़गे साहब का कहना है कि 33 लाख करोड़ जीएसटी कलेक्शन किया आपने, 25 लाख करोड़ आपने कॉर्पोरेट कर्ज को माफ कर दिया, आपने कॉर्पोरेट कर्ज को माफ कर दिया। मगर सेम यार्डस्टिक आप जो किसान है, किसान का आय दुगनी करने वाली बात हो, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने वाला हो, यहां पर आपका फोकस बिल्कुल नहीं रहा। तो ये कमेंट्स पर आप कैसे देखते हो हनुमंत पवार साहब? नहीं, मैं तो अमित शाह साहब के जो लड़के हैं, जय शाह साहब, उनका जन्म भी जिस अस्पताल में हुआ होगा वो कांग्रेस ने बनाया था। नरेंद्र मोदी साहब ने जो कुछ, जिस सड़क से वो पैदल जाते थे, जिस सड़क से वो स्कूल में जाते थे, वो स्कूल भी भाई कांग्रेस ने बनाया था। नरेंद्र मोदी साहब ने ये पूरे देश को बताया कि वैक्सीन हमने कैसे मुफ्त दिया। लेकिन उनको ये पता चलना चाहिए कि 3 पीढ़ियां, मेरे दादाजी, मेरे पिताजी, मैं खुद, ये 3 पीढ़ियों ने जन्म होने के बाद हर एक बच्चे को 26 वैक्सीन सेंट्रल गवर्नमेंट में मुफ्त में दी थी। तो भाई हम ये गिन के बता नहीं रहे थे अब तक। हमें नहीं लगता था कि एक महाराष्ट्र के हमारे हर एक हेक्टर में, महाराष्ट्र का पूरा जो खेती है, वहां आप कहां भी आइए, 1 हेक्टर जमीन आपको ऐसी नहीं मिलेगी जहां इलेक्ट्रिसिटी हमने सिंचाई के लिए नहीं दी थी। रोड बनाए थे, अस्पताल बनाए थे, स्कूल बनाया था, कॉलेज बनाया था, यूनिवर्सिटी बनाई थी, एम्स बनाया था, रेलवे स्टेशन बनाया था, एयरपोर्ट बनाया था। हमने क्या नहीं किया था? लेकिन मोदी साहब ने तो 2014 से पहले अपने आंखों पर पट्टी बांधी थी। आरएसएस वालों ने तो खुद की आंखों पर पट्टी बांधी थी। अब उनकी पट्टी हमसे खुली नहीं रही। लेकिन हिंदुस्तान की आम जनता को अच्छी तरह से पता है कि उसके घर में जो राशन का धान्य आता था, उनके खेत में जो बिजली आती थी, उनके बच्चे जो पढ़ते थे, उनको जो रिजर्वेशन मिलता था, उनको जो शिष्यवृत्ति मिलती थी, ये सब कांग्रेस ने दी थी। हालांकि मोदी साहब के चहीते अमित शाह साहब और जय शाह साहब भी कभी भी हॉस्पिटल में गए होंगे तो सरकारी हॉस्पिटल कांग्रेस ने ही बनाए थे। लेकिन अब वो मानते ही नहीं है। जिन्होंने सोने का ढोंग लिया है उनको हम नहीं जगा सकते। लेकिन इस हिंदुस्तान की आम जनता को कांग्रेस ने क्या किया है पता है। जिस हालत में हमें हिंदुस्तान मिला था, वहां एक पेन भी नहीं बनता था, एक सुई नहीं बनती थी साहब, एक सुई नहीं बनती थी। वहां से मोदी साहब के सामने डिजिटल इंडिया था, मोदी साहब के हाथ में मोबाइल था, मोदी साहब एरोप्लेन में बैठ के घूमते थे, यह सब कांग्रेस ने दिया था। लेकिन उनकी आंखों पे जो पट्टी थी 14 से पहले, वो पट्टी ये 10 साल सत्ता में बैठने के बाद भी निकालने के लिए तैयार नहीं है। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हनुमंत पवार साहब, ऐसा है कि पहले जितने भी नेता हुआ करते, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी हो गए, यहाँ तक कि लाल कृष्ण आडवाणी जी भी हो गए, हर एक कोई मानते थे। देखिए साहब, उनका पंडित नेहरू के खिलाफ क्रिटिसिज्म चाइना के साथ जो जंग हुई उसको लेकर के था। लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था को संभालना, इतने ज़्यादा पब्लिक सेक्टर यूनिट्स बनाना, इतने ज़्यादा कॉलेजेस बनाना, पूरे भारत को शिक्षित करना, किस प्रकार पंडित जी ने ये सब काम किए। और तो और छोड़िए, जो नहरें बनाई गई,
जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट बनाए गए, जैसे भाखड़ा दंगल डैम है, जैसे हीराकुद डैम है, जैसे बाकी जितने भी डैम बने, यहाँ तक कि महाराष्ट्र में भी, वो पंडित जी के टाइम पे बने। तो मुझे अब तक याद है अटल जी का जो वो भाषण जो है लोकसभा का, उसमें उन्होंने ये सब चीज़ें मानी हैं और एक्नॉलेज करी हैं। तो आपको लगता नहीं जो आदर सत्कार सम्मान जो पहले भारतीय राजनीति में था, अब वो शायद नहीं रहा है? क्या उसको वापस लाने की आवश्यकता नहीं है कि भाई ठीक है, आप अलग विचारधारा के हैं, हम अलग विचारधारा के हैं, लेकिन एक दूसरे का सम्मान करना बहुत ज़रूरी है। आखिरकार सब लोग यहाँ हिंदुस्तानी है ना, भारतीय है ना सब लोग, हनुमंत पवार साहब। नहीं, ये तो हमारी कांग्रेस पार्टी की ये सीख है। हमें ये सिखाया जाता है, हमारे जो बुजुर्ग लीडर है, हमारी जो पार्टी लीडरशिप है, हमारी विचारधारा के लिखने वाले बोलने वाले लोग हैं, ये हमें ये भली भांति सिखाते हैं कि हम पॉलिटिकल अपोजिशन में हो सकते हैं। इसका मतलब हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। हम सब भारतीय हैं। हम जब स्कूल में जब प्रतिज्ञा करते हैं तो ऑल इंडियंस जो ब्रदर एंड सिस्टर कहते कहते हम बड़े हो गए। लेकिन ये आरएसएस वाले, ये बीजेपी वाले, इनको ये हजम नहीं होता। इनको अल्पसंख्यकों में अपना शत्रु दिखता है, इनको क्रिश्चियन लोगों में अपना शत्रु दिखता है, इनको आदिवासियों में अपना शत्रु दिखता है, इनको कांग्रेस वाला देशद्रोही दिखता है। अभी शिवसेना वाले, पीडीपी वाले और जनता दल वाले भी इनको दुश्मन दिख रहे हैं। तो पॉलिटिक्स में हम विरोधी हो सकते हैं, हमारी अलग अलग विचारधारा हो सकती है, लेकिन हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। ये सीख तो हमारे गांधी जी से लेकर, नेहरू जी से लेकर राहुल जी तक हमें दी जाती है। इसलिए भरी संसद में जब नरेंद्र मोदी साहब कांग्रेस के सब लीडर को आज तक के गालियां तक देते हैं, तभी भी हमारे राहुल गांधी आगे जाके उनको गले से ही लगाते हैं। हमारे महाराष्ट्र में साने गुरुजी बोल के बहुत बड़े कांग्रेस विचारधारा के लीडर थे, उन्होंने लिखा है, खरा तो एकची धर्म जगाला प्रेमार पावे। तो हम प्यार बांटने वाले लोग हैं। मोहब्बत की दुकान जो राहुल जी ने खोली है, वहां हम बैठे हुए लोग हैं। नफरत और एक दूसरे की दुश्मनी, ये तो बीजेपी हर जगह बीज बोती जा रही है, हर जगह बीज बोती जा रही है। उनके जो फसल है वो अब मणिपुर में हमने देखी है, उत्तर प्रदेश में हमने वो दंगे हुए तब देखे हैं, महाराष्ट्र में अब दो जातियों में झगड़ा लगाने का, जो दंगे करवाने का उनका जो फसल है, वो बीजेपी नफरत के बलबूते पे ही लगा रही है। उनके आगे हम मोहब्बत की दुकान खोल के बैठे हैं। आप हनुमंत पवार साहब, कुनबी भुजबल साहब ने जो मैटर उठाया था कि आर्बिट्ररी आप कुनबी का सर्टिफिकेट सबको दे रहे, ये ओबीसी रिजर्वेशन को समाप्त कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। बोले जिस रफ्तार में हर जिला में आपने काउंटर खोल के रखे हैं, आप इशू करने के लिए बोल रहे हो, इशू होने लगा है। भुजबल साहब ने कहा 3000 से शुरू हो गया, फिर 6000 हो गया, 9000, अभी 11000, अब कितने होगा उसका। तो और आगे जाके उन्होंने, भुजबल साहब ने आलोचना भी किया कि क्या आपको जजेस को भेजना जरूरी था वहां पर, जजेस जिसको आपने ही अपॉइंट किया है और इस चीज को स्टडी करके रिपोर्ट देने के लिए कहा, वही लोग जाके जरंगे पाटिल जी के सामने झुक के बैठ के उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं। बोले ये शोभा नहीं देता, लोकतंत्र में इसको कोई स्थान नहीं है। भुजबल साहब ने आगे जाके रॉयट्स का भी जो झगड़ा हो गया, फसाद हो गया, उसका भी आलोचना किया। अभी जाके कह रहे हैं सब लोग कि थम गया, बट हमको आपको क्या लगता है कि ये थम गया है? मराठा वर्सेस ओबीसी, ये आग जो लगी है, तो इज इट गोइंग टू एंड सो इजीली? जरंगे पाटिल 24 का डेट तो दे दी है। पहली बात, महाराष्ट्र में ग्राउंड लेवल पे, ग्रास रूट पे ओबीसी वर्सेस मराठा झगड़ा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। महाराष्ट्र की जनता फुले शाहू अंबेडकर शिवाजी महाराज के विचारों पे चलने वाली जनता है। इन्होंने भली भांति झगड़ा लगाने का प्रयास पूरे जोर से करके देखा, लेकिन गांव में जो छोटा ओबीसी है, छोटा किसान है, छोटा मराठा है, ये इनके झांसे में नहीं आया, झगड़ा नहीं किया। गांव गांव में आज भी अच्छा वातावरण बरकरार है। ये पहले मैं आपके चैनल से आपको दिखा वस्तुस्थिति जो है वो बताना चाहता हूँ। ओबीसी बांधव हो हमारे या मराठा बांधव हो, वो आज भी एक दूसरे के खिलाफ झगड़ा नहीं करते, प्यार से रह रहे हैं।
अब आता हूं मैं छगन भुजबल साहब ने जो कहा उसके ऊपर कि भाई भुजबल साहब तो बहुत अच्छी नौटंकी करते हैं। मैं जब बच्चा था तो वो मंडल आंदोलन में थे, बीजेपी के साथ थे, तब भी उनकी नौटंकी ऐसी ही चलती थी। उसके बाद वो कांग्रेस में आए तब भी नौटंकी थी, बाद में एनसीपी में गए बहुत अच्छी नौटंकी देखी, अब वो बीजेपी के साथ बाद में है। नौटंकी माने छगन भुजबल साहब, छगन भुजबल साहब राजकारण में पॉलिटिक्स में है, ये गलत जगह है। उन्होंने ड्रामा सेक्शन में जाना चाहिए था, उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहिए था। हीरो के माफिक वो अच्छी अच्छी भूमिकाएं निभा सकते थे। छगन भुजबल साहब जिनके ऊपर आरोप कर रहे हैं, छगन भुजबल साहब जिनके ऊपर गुस्सा लगा रहे हैं, उस गवर्नमेंट में वो खुद बैठे हैं। एकनाथ शिंदे साहब की बात करते हैं, वो उन्होंने ऐसा किया वैसा किया। महाराष्ट्र गवर्नमेंट की बात करते हैं, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ऐसा करना चाहती है वैसा करना चाहती है। फिर भाई किस मुंह से आप महाराष्ट्र गवर्नमेंट में मिनिस्टर की हैसियत से बैठे हो? दे दो मिनिस्टरशिप का इस्तीफा, आओ रास्ते पे। अगर ओबीसी भाई बात हमारे जो ओबीसी भाई है उनके रिजर्वेशन का इनको इतना ही अगर फिक्र है, तो जिस गवर्नमेंट के पर आप आलोचना कर रहे हो, आरोप लगा रहे हो, ये कहते हैं कि एकनाथ शिंदे गवर्नमेंट ओबीसी रिजर्वेशन खत्म करने के लिए जा रही है, उसी ही मिनिस्ट्री में, उसके ही वहां उनके कांधे से खांधा मिलाकर ये क्यों बैठे हैं फिर सरकार में? छगन भुजबल साहब आप इस्तीफा कब देने वाले हो? अगर ये गवर्नमेंट ओबीसी का आरक्षण खत्म करने जा रही है तो उसी गवर्नमेंट का हिस्सा आप क्यों हो? ये समझ में नहीं आता हमें, ये नौटंकी समझ में नहीं आती। एकनाथ शिंदे साहब महाराष्ट्र के सीएम, अजीत पवार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम, देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम, ये तीन लोग, छगन भुजबल खुद के ही मिनिस्टर है, उनको ये बोलने के लिए आगे कर रहे हैं। छगन भुजबल साहब ओबीसी के बारे में और मराठा कम्युनिटी के बारे में अगर आपको कुछ भी कहना हो तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट से इस्तीफा दीजिए, रास्ते पे आइए, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। क्या बात है सर जी। जिस ग्राम पंचायत इलेक्शन में जिस प्रकार से हम लोग देखे, और बीजेपी का कहना है कि देखो देवेंद्र फडणवीस जी का त्याग बलिदान आप कैसे रूपरेखा लेके विजय में बदला, और जो पुराने सर्वेस थे कि शरद पवार साहब है और वोट शेयर इंटैक्ट शरद पवार साहब के पास रहेगा, उद्धव ठाकरे जी है, उद्धव ठाकरे बाला साहब ठाकरे जी के वोट शेयर बाला साहब ठाकरे जी के पास रहेगा। मगर ग्राम पंचायत में हमको कुछ और ही देखने को मिला कि ना सिर्फ नेता शरद पवार साहब को छोड़ के चले गए, वोट शेयर भी चला गया अजित पवार जी के पास। उद्धव ठाकरे जी का भी वो हालत है, हमने देखा कि एकनाथ शिंदे जो पूरे ग्रुप वहां चले गए, वोट शेयर भी गया ग्राम पंचायत इलेक्शंस देखे तो। वैसे ही बीजेपी और ये ट्रिपल इंजन के सरकार कह रहे हैं कि वोट शेयर हैज कम और ये फ्यूचर होगा इलेक्शंस के। कांग्रेस छोड़ के कोई भी अपना टर्फ बचा नहीं पाया। ये जो ट्रिपल इंजन सरकार है, ग्राम पंचायत स्वीप कर लिया, बीजेपी का कहना है, और 2024 में भी यही होने वाला है। हाउ डू यू सी दैट हनुमंत पवार जी? मैं मेरी हंसी मैं संभाल रहा था कि मैं चैनल के सामने बैठ के जोर से हंस नहीं सकता, इसलिए मैं आपको एक अच्छी बात बताऊं, आपको भी हंसी फूटेगी। इलेक्शन कमीशन को आप एडिटर लोग हो, इतना तजुर्बा है आपको, आपने इतने साल पत्रकारिता की है, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप महाराष्ट्र का जो चुनाव आयोग है, महाराष्ट्र का जो इलेक्शन कमिश्नर है, उनसे आप आंकड़े मांगिएगा और इसी चैनल पे पूरे महाराष्ट्र को दिखाइएगा। उनसे पूछिएगा इलेक्शन कमिश्नर को महाराष्ट्र के कि भाई भारतीय जनता पार्टी के जो ग्राम पंचायत चुन के आई है उनका कुछ तो आंकड़ा हमें दीजिए, कुछ तो प्रेस नोट हमें दीजिए। होता है ऐसा ग्राम पंचायत में? ग्राम पंचायत में जब इलेक्शन होता है तो ना नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, ना इंडियन नेशनल कांग्रेस, ना शिवसेना, ना बीजेपी, किसी का भी एबी फॉर्म नहीं होता। महाराष्ट्र में जब चुनाव होते हैं ग्राम पंचायत के, या पूरे हिंदुस्तान में ग्राम पंचायत के चुनाव होते हैं, तो किसी भी पार्टी का जो चिन्ह है, हाथ हो, कमल हो, धनुष्य बाण हो, घड़ी हो, इसके ऊपर ग्राम पंचायत में चुनाव होते नहीं। अगर मैं आज जहां बैठा हूं वहां बैठ के अगर एक प्रेस नोट निकाला होता और महाराष्ट्र में ग्राम पंचायत में 600 ग्राम पंचायत कांग्रेस ने जीत के आए, ऐसा अगर मैं लिख के भेजता तो किसी न्यूज रूम के पास, किसी चैनल के पास, किसी भी प्रवक्ता के पास ये चेक करने का कोई भी रास्ता नहीं है कि कांग्रेस के कितने आए, बीजेपी के, राष्ट्रवादी के कितने आए। सत्ताधारी के साथ कुछ चैनल को पकड़ते, कुछ हाथ में पकड़ते, इनकी आने से
आज अगर रिजल्ट है, कल ही इनकी प्रेस नोट न्यूज रूम को जा चुकी होती है। ग्राम हमारे इतने आए, उनके इतने आए, सर मजाक है, ये मजाक है, इस पार्टी कभी शामिल नहीं हो। जब लगता है और एक दिन के बाद जब वहां का सरपंच कहता है कि मैं कांग्रेस का हूं, तभी हम आंकड़े निकाल के कहते हैं कि कांग्रेस ने ग्राम पंचायत पे हमारा झंडा फहराया है। जब रिजल्ट नहीं लगते हैं, 2-2.5 भी बचते नहीं, अब पूरे रिजल्ट आने भी बाकी रहते हैं, तभी बीजेपी के बड़े बड़े आंकड़े चैनल की स्क्रीन पे दिखने लगते हैं। तो ये चुनावी जुमला जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट में 15 लाख का था, तैसे ग्राम पंचायत में 600 ग्राम पंचायत हमारी आ गई, ये भी एक जुमला है जी। और तो मतलब आपके मुताबिक जो जैसे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है या शिवसेना है, तो कांग्रेस की सोच के मुताबिक यहां पर नेता लोग गए हैं, जो समर्थक हैं वो नहीं गए। बिल्कुल ही, इसीलिए तो ये कॉर्पोरेशन के चुनाव नहीं ले रहे। पुणे कॉर्पोरेशन 2 साल हो गए चुनाव नहीं। मुंबई बीएमसीसी का तो आपको पता है, ये चुनाव ही नहीं ले रहे जी। इधर संभाजीनगर मराठवाड़ा में है, उल्लासनगर की है, जिला परिषद के चुनाव नहीं लिए इन्होंने 3-3 साल, 2-2 साल हो गए। कॉर्पोरेशन के चुनाव नहीं ले रहे, ये बीएमसी के चुनाव नहीं ले रहे। तो इनको ये पता है, ये सभी नेताओं को जिन्होंने पार्टी के साथ गद्दारी करके, एनसीपी के लोग हो, शिवसेना के लोग हो, जो बीजेपी के साथ चले गए, इनको ये भली भांति पता है कि हमारे साथ हमारा कार्यकर्ता नहीं है, हमारे साथ लोग नहीं है, इसीलिए ये चुनाव ही नहीं ले रहे। भाई 6 महीने के अंदर चुनाव लेना कंपलसरी है। अब 2 साल, 2.5 साल, 3 साल हो गए। उल्लासनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 3 साल हो गए, संभाजीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 3 साल, पुणे के 2 साल, बीएमसीसी के 2 साल हो गए। आप ही चुनाव ही नहीं ले रहे। भाई आपका सरकार इतना अच्छा काम कर रहा है, आपको इतना जनमत मिल रहा है, तो आप चुनाव से क्यों डरते हो, क्यों भागते हो आप चुनाव से? दुरुस्त बात। राइट, हनुमंत पवार साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। ग्रेट प्लेजर एज ऑलवेज लिस्निंग टू यू। बहुत मजा आता है आपके साथ बात करके। थैंक यू वेरी मच। आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। आप जैसे एडिटर संपादक है, इसलिए हमारा मीडिया पे अभी भी भरोसा बरकरार है। आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी आवाज आप जनता तक पहुंचाते हो, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। But that seems to be the logic as far as all the other parties which have not done so well is concerned. बाकी जितनी भी पार्टीज हैं, पंचायत चुनाव में जिनके रिजल्ट अच्छे नहीं आए हैं, उनका ये कहना है भाई ए बी फॉर्म तो होता नहीं है, उसमें ए और बी फॉर्म तो होता नहीं है, तो कौन किसके लिए लड़ा है, किसी को क्या मालूम। खैर जो भी है, लेकिन एक चीज़ तो है, वापस जरंगे पाटिल साहब ने कहा है कि भाई 24 दिसंबर तक अगर सैटिस्फैक्टरी, संतोषजनक प्रगति नहीं देखी गई आरक्षण में, तो फिर क्या क्या होगा, चमत्कार होगा, ऐसा कुछ बोला। 24 दिसंबर इज द फाइनल रिसेस। उसके बाद मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मैं उसके बारे में अभी भी कुछ नहीं बोलना चाहता हूं, बट हमको मालूम है कि 24 दिसंबर को हम क्या कर सकते हैं। नाउ दैट्स एंड द गवर्नमेंट नोज इट। गवर्नमेंट नोज इट वेरी वेल, बिकॉज मराठा, पूरे जितने भी मराठास है पूरे महाराष्ट्र में, वो एकजुट हो जाते हैं। और आज दे सीम टू हैव फाउंड अ गुड लीडर इन मनोज जरंगे पाटिल। इससे पहले कभी उनके आंदोलन में एक लीडर कोई उभर कर नहीं आता था, मगर आज you got one party, one leader who's emerged from this Maratha, and everybody is listening to him. Everybody sees in him very selfless leader. Everybody believes that he's selfless, और विश्वास बहुत पैदा कर दिया कि जो अपने जान जोखिम में डाल सकता है, बाय द वे, फॉर द एंटायर मराठा समाज। क्योंकि आज तक सर कोई भी ऐसा एक नेता हमने देखा नहीं है इन रिसेंट टाइम्स जो फास्ट ऑन टू डेथ कर सकता है। मराठा समाज के लिए बहुत सारे नेता है, बट कोई भी अपने खुद का बलिदान देने को तैयार नहीं जैसे ये आदमी। तो ही हैज इवोक्ड अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस अमंग द पीपल। तो इसको मानना पड़ेगा। भले सब लोग कहते हैं कि कांग्रेस ही, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे जी के व्यक्ति है, इज फ्रंटिंग फॉर एकनाथ शिंदे। तो whatever it is, the fact is the people। भाई देखिए, जो मराठा समाज है वो इन पर विश्वास रखता है। एग्जैक्टली सर।